ठीक। माननीय मंत्री, नो नो, आई एम नॉट अलाउइंग। सुबह तक जो नोटिस आया उसको हम अलाउ किया। ये ध्यानाकर्षण है, आपको मालूम है। आप तो नियम से वाकिफ है। माननीय सदस्य, आप काफी पुराने सदस्य हैं। ध्यानाकर्षण में जो कार्य संचालन नियमावली है उसको काफी वाकिफ हैं आप, जिन्हें आपका सुबह के बाद आया। सुबह तक जो नोटिस आया उसी को मैं अलाउ किया। 10 मिनट आपका अभी आया है तो अभी नहीं लिया जाएगा। एक जगह शुरू हो जाएगा तो सब जगह शुरू है। समय नहीं है, देयर इज टाइम। नहीं, टाइम, देयर इज कंस्ट्रेंट ऑफ टाइम। आई हैव नो टाइम। तो माननीय मंत्री, सभापति जी, माननीय अजय चक्रवर्ती जी ने 3 सवाल पूछे हैं। उन्होंने पहला सवाल पूछा है कि दवाई की कीमत बढ़ी है। मैंने अपने जवाब में बतलाया है कि दवाई की कीमत जो है, जो टोटल मॉनिटरिंग किया गया है, टोटल दवाइयाँ जो है 60,000 हैं। उस 60,000 में मई 2005 तक जो है एक साल में 31,000 दवाइयों का मॉनिटरिंग किया गया और उस 31,000 में से 30,485 मतलब करीब 96% से ज़्यादा 97% तक की दवाई का कीमत बिल्कुल नहीं बढ़ा, जितना कीमत था उतना ही रहा। और 245 दवाइयों का कीमत जो है वो घटा है और 833 दवाइयों की कीमत बढ़ी है, जो 5% है। तो इसलिए वो भी जो बढ़ा है वो 5 से 10% के बीच में। इसलिए ये कहना कि दवाई की कीमत कहते हैं कि बढ़ी है, वो सही नहीं है। दूसरा है कि मल्टीनेशनल कंपनी आ रही है, इसलिए दाम बढ़ रहा है। यदि आप देखेंगे तो जो टोटल जो हैं तो कितने परसेंट पेटेंट लागू होने के बावजूद भी 80% दवाइयों का प्रोडक्शन जो है वो घरेलू कंपनी द्वारा किया जाता है और 20% दवाई का जो है प्रोडक्शन जो है MCCS के MNCS के द्वारा किया जाता है। उसके बाद जो है कंपटीशन होते हैं। तो इसलिए ये कहना कि मल्टीनेशनल्स आ रहा है, मैं सब मल्टीनेशनल का मैं इनसे जोड़ दूंगा राधा कृष्णन जी से। यस, आई एम कमिंग टू योर पॉइंट। तो ये जो है मल्टीनेशनल्स का मामला और जो पेटेंट के संबंध में राधा कृष्णन जी ने कहा है, वो पेटेंट के संबंध में इन्होंने कहा है। तो पेटेंट का आपको मालूम है कि सर कि ये पेटेंट का समझौता ये नेशनल गवर्नमेंट का डिसीजन है, कोई ये यूपीए गवर्नमेंट का नहीं है। ये पूर्ववर्ती सरकार जितनी भी आई हैं उस समझौता 1995 में किया गया था और उसको लागू करने के हेतु 10 साल का समय 10 ईयर्स का दिया गया। मतलब 1/1/95 में जब लागू समझौता हुआ तो 1/1/2005 से पेटेंट को लागू करना था ही, उसमें कहीं कोई मुद्दा नहीं था और इसलिए वो लागू हो गया। और जब लागू हुआ तो जो पेटेंट, जो दवाई के ऊपर में जो था पेटेंट, वो जो पहले प्रोसेस पेटेंट था अब उसको प्रोडक्ट पेटेंट्स के रूप में जो कहते हैं किया गया। अब उसमें इनका कहना है कि पेटेंट के कारण से दवाई के ऊपर में क्या असर होगा। इसमें 3 दवाई के मामले में आप देखेंगे तो 3 हैं। एक है प्रोड्यूसर्स हैं, एक मानते हैं कंज्यूमर्स क्या कहते हैं कि हैं, 2 मेजर क्या कहते हैं कि सेक्शन है। और जो इंडस्ट्री की चिंता थी, हमने इंडस्ट्रीज वालों से बातचीत किया, जो ड्रग मैन्युफैक्चरर थे यहाँ के, और उन्होंने जितनी भी उन्होंने सुझाव दिए, सभापति जी सदन को जान करके खुशी होगी कि हर को अमेंडमेंट में हमने जुड़वाया। पहले नहीं था लेकिन बाद में उसको जुड़वाने का काम किया। उसी तरीके से कंज्यूमर्स की चिंता थी कि वो क्या कर, उस चिंता को भी ध्यान में रखा गया। अब उसमें आप देखेंगे कि पेटेंट के बाद दवाई के ऊपर में क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो पेटेंट जो 1995 के बाद जो दवाई हैं वो केवल देश के 5% दवाई जो है 5% दवाई वो आता, उसमें असर होता है उसका। और उस 5% में हम लोगों ने ये कहा कि जो पेटेंट की दवाइयाँ आएगी और यदि वो दवाई वो हमारे यहाँ बन रहा है तो 1995 के बाद भी जो दवाई बन रही है वो बंद नहीं किया जाएगा। उसमें थोड़ी रॉयल्टी जो है वो चाहे उनको रॉयल्टी दिया जाएगा लेकिन बंद नहीं किया जाएगा। दूसरा है कि यदि कोई मान लेते कंपलसरी लाइसेंस का भी हम लोगों ने उसमें प्रोविजन रखा है कि यदि पेटेंट शुदा दवाइयाँ नहीं बना है
या अधिक दाम पर क्या कहते हैं कि बेच रहा है, तो हम दूसरे को भी लाइसेंस दे सकते हैं। ये क्या कंपलसरी लाइसेंस का प्रोविजन है। तीसरा है कि ये नहीं है कि हम वो अनाप शनाप दाम बढ़ाना शुरू करेंगे। यदि अनाप शनाप दाम बढ़ाना शुरू करेंगे तो पेटेंट दवाई को भी कंट्रोल में लाने का हमारे पास में सफिशिएंट अधिकार है। और हम कोशिश कर रहे हैं, हमारी राय है, अभी हुआ नहीं है, कि उनके आने के पहले देश में एक उनके साथ में प्राइस निगोशिएशंस भी हो जाना चाहिए, जिससे कि यहाँ उनका मूल्य पर बुरा असर नहीं पड़े। सर एक खुशी की बात यह है कि हमारे पास में जो एसेंशियल ड्रग्स हैं, जिनके संबंध में क्या कहते हैं कि हमारे साथियों ने कहा, तो ये जो एसेंशियल ड्रग्स हैं करीब करीब मानते हैं कि 347 हैं, जिसमें और 74 ड्रग्स जो हैं वो हैं हम लोग कंट्रोल किए हैं। तो ये जो 347 एसेंशियल ड्रग्स हैं, इसमें से एक भी कोई ड्रग्स जो है वो पेटेंट के अंतर्गत नहीं है। ये खुशी की बात है। अब आईडीपीएल का रोल क्या होगा? अब हम आईडीपीएल पर आ जाते हैं। यदि पूछेगा तो हम बतलाते हमारे पास में है, समझने गए। और एक जो है कहते हैं कि इसमें जो एक चौथा पांचवा जो है, पहले इसमें नहीं रखा गया था प्री ग्रांट अपोजिशन और पोस्ट ग्रांट अपोजिशन की। कोई आ रहा है तो उसके खिलाफ में कंप्लेन हो सकता है, उस पर सुनवाई हो सकती है, डिस्कशन हो सकता है। तो इसको भी पहले मांग था इंडस्ट्रीज का प्री ग्रांट अपोजिशन का। हम लोगों ने उसमें प्री ग्रांट और पोस्ट ग्रांट दोनों जोड़ने का काम किया। ये भी प्रावधान किया है कि कोई आकर के छोटा मोटा हेर फेर करके ईवर ग्रीनिंग का जो है बनाने का काम जो है वो नहीं करे। और सबसे बड़ी बात है कि सर हमारा जो देश है या कोई भी देश जो है, वो सबसे बड़ी चीज है कि उसका निर्भर करता है परचेजिंग कैपेसिटी के ऊपर में, कि लोगों का परचेजिंग कैपेसिटी क्या है। अब एक कार का मूल्य यदि 10 लाख रुपया है और गांव में जाकर के रख दीजिए, लोगों के पास में 5,000 रुपया नहीं है गरीब के पास में, तो कार खरीद नहीं सकता है। उसी तरीके से कितनी भी महंगी दवाएं आ जाएगी, लेकिन दवाएं यहाँ वही चलेंगी जो कि कम से कम कीमत पर गरीबों के लिए जो है उपलब्ध क्या कहते हैं कि हो। अब जो है एक ड्रग कंट्रोल्स के संबंध में जो है, ड्रग कंट्रोल के संबंध में कहा गया। अब ड्रग कंट्रोल का जो सर मामला है, तो इसमें अभी तक का जो नियम है, उस नियम के मुताबिक मिनिमम टर्नओवर 4 करोड़ का होना चाहिए। और जो ड्रग्स, दूसरा है कि जो ड्रग्स 90% मार्केट शेयर एक कंपनी का हो और उसका कम से कम 1 करोड़ का टर्नओवर हो, वैसे दवाओं को हम लोग कंट्रोल में कर लेते हैं। लेकिन सरकार ने, जैसा कि आपने कहा कि जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है, उस कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के अंतर्गत हमने जो सरकार के सामने में वादा किया है, वो किया है कि गरीबों को या आम लोगों को कम से कम कीमत पर दवाई मिले। और इसके लिए 2 ही तरीका है। एक तरीका है कि इंडस्ट्रीज को बुला करके समझाया जाए, दूसरा तरीका है कि ड्रग जो है कहते हैं कि हम कंट्रोल कर दें, उसको कंट्रोल में करें। तो कंट्रोल का जब मामला आता है तो इंडस्ट्री जो है वो घबराने लगती है, धमकी भी देती है कि इस दवाई का बंद हो जाएगा, तो ये होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। तो हम लोगों ने 2 कमेटी बनाई है। एक कमेटी हमारे ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं डिपार्टमेंट में, संधू जी, उनकी अध्यक्षता में ये कमेटी बन गई है और उस कमेटी ने अपना रिपोर्ट भी दिया है, जिसका हमने इसमें जिक्र किया है कि उन्होंने क्या क्या अनुशंसा किया है। और एक कमेटी बने है प्रधानमंत्री के द्वारा, प्रवीण सेन जी की अध्यक्षता में जो टास्क फोर्स बना है, वो प्लानिंग कमीशन के, तो उनकी अध्यक्षता में जो कमेटी बनी है, उसका काम वो ये भी देख रहा है कि क्या ड्रग कंट्रोल जो है, या वही एक जो है सब तरीका है, प्राइस कंट्रोल ही एक तरीका करने का है, कि अदर देन ड्रग कंट्रोल्स भी कोई उपाय हो सकता है। और मैं समझता हूं कि ये दोनों कमेटी अपने अपने जगहों पर जो है काम कर रही है और जून तक उनको रिपोर्ट देना था। अब हमने उनको कहा है कि 31 अगस्त तक वो रिपोर्ट क्या कहते हैं कि दे दे, और दोनों कमेटी की रिपोर्ट को देख करके और फिर हम उसमें अनुशंसा, जो भी निर्णय उनकी अनुशंसा के आधार पर कार्रवाई करने का काम करेंगे। तीसरा चीज़ जो हमको लगता है कि सीताराम सिंह जी ने जो कहा कि फैक्ट्री प्राइस, एक्साइज ड्यूटी, रिटेल प्राइस, MRP, इसमें घपलाबाजी है। लेकिन दिक्कत प्रॉब्लम से यह है हमारे सामने में कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं, वो
बहुत जगह पर वो उनको पता ही नहीं है कि उसमें एक्साइज ड्यूटी कितना देते हैं, बहुत लोग देते ही नहीं हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां भी भाया मीडिया चलती है। हमने कई एक बार लिखा, लेकिन कहीं रिकॉर्ड इसका ज़्यादा मिल नहीं रहा है। तो इसलिए मैंने कहा कि ये भी बात सही है कि जहां रिटेल प्राइस है और जो MRP है, दोनों के बीच में भी काफ़ी गैप है, और इसको हमने अपने से निकालने का भी काम किया, मीडिया के माध्यम से भी किया। डिपार्टमेंट को हमने कहा है कि शो कॉज करो, और आवश्यकता पड़े तो ये जवाब नहीं दे जो ऐसे ऐसे जिनके पास में डिफिनिट जानकारी है कि 1 रुपया 20 पैसा रिटेलर के पास में दवाई का कीमत है और MRP में 36 रुपया में बेच रहे हैं, तो उस परिस्थिति में जो है हम जो है वैसे दवाई को कंट्रोल में भी लाएंगे, चाहे उनके लिए वो कितना भी हमारा विरोध करे। तीसरा चीज हमने कहा है अपनी कमेटी को कि ठीक है, जो अपने हमने जवाब में कहा है कि लाइफ सेविंग ड्रग्स कौन है, और इसका दुनिया में कहीं भी कोई डिफिनेशन नहीं है, क्योंकि हर ड्रग्स को मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से लाइफ सेविंग माना जाता है। यदि मलेरिया हो, उसका ठीक से इलाज नहीं कीजिए तो भी जानलेवा हो सकता है। नहीं, मलेरिया है, प्लीज पहले सुन तो लीजिए ना, जो हम मैं कह रहा हूँ, मैं पूरी जवाबदेही के साथ में मैं कह रहा हूँ। इसलिए, और हिंदुस्तान में नहीं, आपको यदि एक खांसी की भी बीमारी है और उसका इलाज नहीं कीजिए तो वो भी जानलेवा होता है। प्लीज, इसलिए मेडिकल टर्म्स में जो है जानलेवा बीमारी जो है लाइफ सेविंग ड्रग का कोई परिभाषा नहीं है। हमारे पास में 347 एसेंशियल ड्रग्स हैं। हमने कहा है संधू कमेटी को कि इन 347 में से आप क्या करते हैं कि जितने भी एक्सपर्ट हैं उन एक्सपर्ट के लोगों के साथ में बैठक करके उसमें से निकालिए इसमें से कौन जानलेवा बीमारी है। जैसे कैंसर है, वो किसी से छिपा हुआ नहीं है, HIV है, वो किसी से छिपा हुआ नहीं है, तो उसके स्तर पर भी जो कहते हैं कि वो काम जो है कर रहा है। और ये जो MRP है और जो रिटेल प्राइस है, इसको दोनों के बीच का जो है उसको कैसे खत्म किया जाए, इसलिए मैंने कहा जो राजस्थान मॉडल है, राजस्थान में एक अच्छी बात है कि वहाँ मान लेते हैं कि जो दवाइयाँ हैं सीधे मैन्युफैक्चरर से खरीदा जाता है, और वो मैन्युफैक्चरर से खरीद के उसका जो परसेंटेज है, डिफरेंसेस है, बहुत कम रहता है। उस आधार पर यदि हम चला, चूंकि जो नॉन कंट्रोल है वो दवाइयाँ जो है हम समझ जाइए कि उसके ऊपर में सरकार का डायरेक्ट कोई कंट्रोल नहीं है। हम उनको दो भाग में बांट रहे हैं कि एक को हम इंसेंटिव मॉनिटरिंग करेंगे जो एसेंशियल ड्रग्स हैं, और दूसरे को हम उनको भी हम मॉनिटरिंग करने का काम जो है हम करेंगे। इसलिए सर कुल मिलाकर के जो है ये है। हमारे साथी ने बैठे बैठे पूछा कि IDPL के संबंध में, तो IDPL जो है आपको मालूम है कि IDPL के अंतर्गत जो है ये हमारे पास में 5 अलग से पूछ लेंगे तो आप दे देंगे जवाब, इसलिए कितना समय लेंगे आप रिप्लाई में? कुछ नहीं, हमारे पास में कुछ नहीं, हम तो जो जवाब कमी जो इन्होंने प्रश्न पूछा उसका जवाब तो हमने दे दिया। लेकिन IDPL के संबंध में, IDPL में देखिए IDPL 5 जगहों पर है। एक चेन्नई में, दूसरा गुड़गांव में था, तीसरा हैदराबाद में, चौथा ऋषिकेश में, 5वां मुजफ्फरपुर में। दुर्भाग्य से क्या है कि जो शेड्यूल M है, 2 शेड्यूल M हैं, बहुत चीज़ जो है जो हमारी मिनिस्ट्री है और जो हेल्थ मिनिस्ट्री है वो और जो राज्य सरकार हैं, तीनों का ड्यूटी है। अब जमाखोर के खिलाफ में क्या कार्रवाई हो वो राज्य सरकार का काम है। दूसरा है कौन नकली दवाई है, वो हेल्थ मिनिस्ट्री का काम है। तो उसी तरीके से जो मेडिकल टर्म में इन्होंने शेड्यूल M रखा है, और वो शेड्यूल M जो है वो क्वालिटी से संबंधित है कि क्वालिटी के साथ में कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। दुर्भाग्य से ये जो है जितने जगहों पर जो हैं ये क्वालिटी के मामले में उनका बोर्ड कोई जवाब नहीं दे पाया। नतीजा है कि मुजफ्फरपुर तो बहुत पहले से बंद है, ऋषिकेश भी क्या कहते हैं कि बंद है, हैदराबाद क्या कहते हैं कि बंद है, गुड़गांव आप क्या कहते हैं कि बंद है, और चेन्नई भी क्या कहते हैं कि इसका भी बंद करने का आदेश क्या कहते हैं कि दे दिया गया। लेकिन एक मिनट पहले सुनिए ना, उसके बाद जो है हम लोग उसके खिलाफ में लड़ रहे हैं। आज IDPL पर नहीं है, उसके खिलाफ में लड़ रहे हैं। दूसरे और मुझको खुशी है कि जितने लेफ्ट पार्टी के सदस्य, माननीय मंत्री जी कितना समय लेंगे आप? सब लोगों से बातचीत हुई है। आप लोगों की राय से हम लोगों ने एक टेक्नो एक्सपर्ट कमेटी का सितंबर 2000 में गठन कर दिया। क्योंकि बंद करना हमारे हाथ में नहीं है, बंद करना यदि क्वालिटी के साथ में कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा
और उसके आदेश के मुताबिक हेल्थ मिनिस्ट्री बंद करता है तो हम उसमें कोई इंटरफियर नहीं कर सकते हैं। लेकिन हमने इतना ही किया है कि रिवाइवल के लिए टेक्नो एक्सपर्ट कमेटी को सितंबर 2000 में हमने गठन किया। रिपोर्ट जो है कमेटी ने दे दिया, अप्रैल 2005 में रिपोर्ट भी दे दिया। उस रिपोर्ट के मुताबिक रिवाइवल के लिए 2780 करोड़ रुपये का जो लोन है उसको 2780 करोड़ का उसको सूद सहित माफ करना होगा। दूसरा है कि 204 करोड़ सरकार को कैश में भी देना है। उसके बाद इसके ऊपर में जो है हम लोगों ने जून में विचार किया और उस कमेटी ने ही रिपोर्ट दिया था कि साहब हम तो ये कर रहे हैं लेकिन टेक्निकल ऑडिट जरूर होना चाहिए कि रिपेयर और रिप्लेसमेंट इसमें कितना पैसा एक्यूरेट लगेगा, हम तो एक रफ आइडिया दे रहे हैं। तो उनके सुझाव के मुताबिक जो है टेक्निकल ऑडिट का ऑर्डर दे दिया गया है और उसके बाद जब वो आ जाएगा, यदि उसने पक्ष में रिपोर्ट दिया तो फिर उसके बाद BRPSC में जाएगा और उसके बाद तब जो है सो हम लोग उसको कैबिनेट के सामने में ले जाएंगे। तो कुल मिलाकर के यह स्थिति है। थैंक यू माननीय